नमस्कार दोस्तों। भाई, जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चूरू जिले के बारे में। आगे बात सुने। देखो भाई, बात करते हैं चूरू जिले के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले सभी से दरख्वास्त रहेगी, हाँ भाई, और क्लास के बारे में रिस्पॉन्स भी देना है, कैसी क्लास रही। हाँ भाई, देखो देखिए भाई, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। देखो, बात करते हैं चूरू जिले के बारे में। अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो ये राजस्थान के उत्तर दिशा में स्थित यह है एक क्या है, जिला है। देखो, उत्तर पूर्व में, ये आपको पता है ये क्या है, उत्तर दिशा है। ये आपके सामने उत्तर दिशा होगी, और ये कौन सी होगी भाई, पूर्व दिशा होगी। तो हम इसको डायरेक्शन की बात करें तो ये पूर्व दिशा में स्थित है ना, पूर्व दिशा बोलेंगे हम। पूर्व दिशा में स्थित यह एक क्या है भाई, जिला है चूरू। देखो देखिए, अगर बात करें ये, अगर चूरू जिले के बारे में बात करें तो पहले तो दिशा की बात होगी। दूसरी बात करते हैं, शेखावटी क्षेत्र है चूरू। हाँ भाई, ये सिक्कर। अब देखो, बात करते हैं आपके सामने सीमा रेखा की बात करें अगर, तो सीमा रेखा देखो, ये हरियाणा के साथ, ये देखो हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है। पहले बात तो ये हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो देखिए, हाँ, क्योंकि यह एक बहिर्वर्ती जिला है भाई। ये किसी देश के साथ या किसी किसी राज्य के साथ अगर कोई जिला सीमा रेखा बनाता है तो वो एक बहिर्वर्ती जिला कहलाता है। इसका मतलब ये राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित है, किनारे पे स्थित है, इसलिए यह एक बहिर्वर्ती जिला है। ठीक है भाई। अब देखो ये, तो अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है, हरियाणा के साथ। अगर जिलों की बात करें तो ये हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ठीक भाई, सीकर और झुंझुनू। तो ये 6 जिलों के साथ क्या बनाता है, आपके सामने सीमा रेखा बनाता है। तो 6 जिले और एक राज्य के साथ ये सीमा रेखा बनाने वाला क्या है भाई, चूरू जिला है। और बात करें कौन से संभाग के अंदर, तो ये सीकर संभाग के अंदर पड़ता है। आगे बात सुने। तो आज हम इसी चूरू जिले के बारे में बात करने वाले हैं। इसको नोट कर लिया जाए भाई। देखो भाई, चलते हैं हम तहसीलों के बारे में। तो बात करें इसमें तहसील है, देखो देखिए, बात करें तहसील है भाई, ये पुराना मैप है, नया भी मैप आया नहीं अभी। ठीक है, तो इसमें एक तहसील ये ऐड नहीं है और बाकी की सारी है। ठीक भाई, तारानगर, राजगढ़, चूरू, सुजानगढ़, ठीक भाई, सिद्धमुख और राज राजलदेसर और भानीपुरा और सरदार शहर, रतनगढ़ और बिदासर। तो ये आपके सामने 10 तहसीलों वाला क्या हो गया, जिला हो गया। बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र है। सुजानगढ़, ठीक भाई, शार्दलपुरा, रतनगढ़, चूरू, तारानगर और ये सरदार शहर। तो ये आपके सामने 6 विधानसभा सीटें और 10 तहसीलों वाला ही है एक क्या है भाई, जिला है, चूरू जिला। भाई इसको आप नोट कर लिया जाए। देखो देखिए, हम पहले तहसीलों के बारे में आपको पता है भाई, हम पहले तहसीलों की खासियत जान लेते हैं। हाँ, जरा ये जो तहसीलें हैं, तो पहले मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं चूरू के बारे में फिर बात करेंगे हम डिटेल में। देखो देखिए, जरा पहली बात करें हम, देखो चूरू की बात कर लेते हैं। अगर उपनाम, चूरू का उपनाम देखा जाए तो इसे हम गेटवे ऑफ थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक भाई, गेटवे ऑफ थार डेजर्ट के नाम से इसको जानते हैं। थार का प्रवेश द्वार, मरुस्थलीय थार का प्रवेश द्वार, ठीक भाई, द्वार। तो गेटवे ऑफ थार डेजर्ट, और इसको दूसरी बात है प्रतिभाशाली लोगों की नगरी, इसको हम प्रतिभाशाली लोगों की नगरी भी नाम से ये जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा चूरू का इतिहास से ज्यादा यहाँ से चूरू से खिलाड़ी निकले हैं। ठीक है भाई, खिलाड़ियों की भी बात करेंगे हम। बात करते हैं आगे, पहले देख लेते हैं चूरू जो तहसील है या चूरू के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला अगर पूछ लिया जाए,
राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर, ताप में अंतर, ठीक भाई, सर्दी के टाइम सबसे ठंडा रहता है और गर्मी के टाइम सबसे गर्म रहता है, ठीक है। तापांतर वाला जिला, अंतर ज्यादा भाई, तापांतर का अंतर, ये नहीं कह रहा भाई भाई गर्मी के टाइम ये सबसे गर्म होता है, ऐसे तो जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है, वो इससे गर्म होते हैं, लेकिन जो सर्दी का जो ताप है और जो गर्मी का जो ताप है, तो वो अंतर है, वो इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक भाई। तापांतर वाला जिला पूछ लिया जाए तो वह चूरू जिला है। तो यहाँ पे चांदी के गोले दागने वाला चूरू का किला है। देखो अगर पूछ लिया जाए कौन से किले से चांदी के गोले दागे गए थे, तो वो है भाई चूरू जिला। आगे बस में बात करेंगे इतिहास के बारे में भी। हाँ, ये नदी विहीन जिला है, कोई भी नदी नहीं है। आगे बस में चूरू जिले के अंदर कोई भी नदी नहीं बहती। और बात करें देवेंद्र झाड़िया का संबंध इसी जिले से है। देवेंद्र झाड़िया बात करेंगे, देखो इसको नाम प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कहते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे फेमस नाम होगा देवेंद्र झाड़िया, ठीक भाई। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देवेंद्र झाड़िया का संबंध कहां से है भाई? चूरू जिले से है, ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं ताल छापर। अब आपको पता है चूरू जिले का जो ताल छापर है, तो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका नाम ही क्या है? ताल छापर है। तो वो ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है भाई? चूरू जिले के अंदर। और ये जो ताल छापर अभ्यारण्य है, ये काले हिरण हेतु क्या है भाई? प्रसिद्ध है। दो सवाल पूछे जाएंगे इसके बारे में भाई, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चूरू जिले के में। और जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो किस लिए फेमस है? काले हिरण के लिए। बात करते हैं तारानगर, जो तहसील है, इसके बारे में बात करते हैं। भभूता सिद्ध का मेला लगता है यहाँ पे, ठीक भाई। तारानगर किस लिए फेमस है? यहाँ पे भभूता सिद्ध का मेला लगता है भाई, ठीक भाई। बात करते हैं सरदार शहर की, जो सरदार शहर तहसील है, तो यहाँ पे इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर भी है। आगे बात नहीं, इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर पूछ लिया जाए तो सरदार शहर के अंदर, चूरू जिले के अंदर है। बात करते हैं भाई ददरेवा, चूरू जिले का एक स्थान है भाई ददरेवा। तो यहाँ पे गोगा जी की जन्म स्थली है और गोगा जी की यहाँ पे शीर्ष मेढ़ी भी स्थित है। तो गोगा जी का अगर बात कही जाए तो उनका संबंध कहाँ से है? ददरेवा से, क्योंकि ये गोगा जी की क्या है? जन्म स्थली है। और गोगा जी को हम हिंदू और मुस्लिम दोनों एक समान मात्रा में मानते हैं, ठीक भाई। हाँ, तो ये अगर पूछ लिया जाए गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ पे है? ददरेवा के अंदर। बात करते हैं राजगढ़ तहसील है, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मी निवास मित्तल की जन्म स्थली है। बात करेंगे ये लक्ष्मी निवास मित्तल कौन है भाई? जो लक्ष्मी निवास मित्तल है उनकी जन्म स्थली कहाँ पे है? राजगढ़ है। देखो देखिए राजगढ़ को इनको स्टील किंग के उपनाम से जाना जाता है। इनको स्टील किंग के उपनाम से जाना जाता है। किसको? हाँ हाँ, लक्ष्मी निवास मित्तल को की जन्म स्थली है और इनको हम स्टील किंग के उपनाम से भी जानते हैं। बात करेंगे आगे चूरू के बारे में। चूरू का एक क्षेत्र है सहावा, साहवा। तो यहाँ पे सहावा गुरुद्वारा स्थित है। बात करें सालासर, चूरू के अंदर ही पड़ता है। सालासर जी का जो मंदिर है सालासर, उनके बारे में भी बात करेंगे। जो चूरू का है सालासर, वहां पे बात करें तो यहाँ पे राज्य का पहला सहकारी क्षेत्र का महिला मिनी बैंक यहाँ पर स्थित है। महिला मिनी बैंक के बारे में पूछ लिया जाए, राज्य का जो पहला सरकारी सहकारी क्षेत्र का महिला मिनी बैंक पूछ लिया जाए तो वह सालासर के अंदर स्थित है। और हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, मोहनदास द्वारा बनाया गया था। अब बताती हूँ भाई सालासर के बालाजी का मंदिर, ठीक भाई, वो चूरू जिले के अंदर है। ये तो आपको ही पता है सालासर जी का मंदिर, सालासर बालाजी का मंदिर चूरू जिले के अंदर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है भाई, इस मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? मोहनदास जी, ठीक भाई। बात करते हैं सुजानगढ़, चूरू का सुजानगढ़ तहसील के बारे में बात करें तो यहाँ पे वेंकटेश्वर मंदिर है जो दक्षिण शैली से निर्मित है, ठीक भाई। अरे महादेव जी का मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर जो दक्षिण शैली से निर्मित है। यहाँ पे सुजानगढ़ जेल भी है, दानचंद चोपड़ा की यहाँ पे हवेली भी है,
और बंदेज कार्य हेतु ये प्रसिद्ध है। बंदेज कार्य हेतु ये सुजानगढ़ क्या है भाई, प्रसिद्ध है। भाई ये हुई आपके बारे में चूरू जिले के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है भाई। भाई अगर इसके इतिहास पर अगर मोटी मोटी जानकारी अगर नजर डालें भाई, डिटेल में आगे देखेंगे। देखो देखिए इतिहास काल कैसा क्या रहा वो देखते हैं। भाई चूरू की स्थापना कौन करते हैं, चूहड़ा जाट, जो चूरू की स्थापना करते हैं भाई 1620 के अंदर। आगे बात सुने, कौन करते हैं, चूहड़ा जाट 1620 के अंदर चूरू की क्या करते हैं भाई, ये स्थापना करते हैं। राठौड़ बन्नी रोड का यहाँ पे शासनकाल रहता है। देखो देखिए जाट समाज तो इसकी स्थापना करते हैं, लेकिन शासनकाल किनका रहता है, राठौड़। राठौड़ में बन्नी रोड का यहाँ पे क्या रहता है भाई, शासनकाल रहता है। चूरू किले का निर्माण, चूरू किले का निर्माण कब होता है, हाँ देखो स्थापना तो 1620 में हो जाती है, लेकिन चूरू किले का निर्माण 1649 में होता है। और कौन करवाते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह। कौन करवाते हैं, ठाकुर खुशहाल सिंह। क्योंकि भाई चूरू की स्थापना तो जाट समाज करते हैं, चूहड़ा जाट करते हैं, लेकिन इन शासनकाल किनका रहता है यहाँ पे, राठौड़। ठीक है, राठौड़ में किनका, बन्नी रोड। ठीक है भाई, हाँ तो यहाँ पे चूरू किले का निर्माण कौन करवाते हैं, ठाकुर कुशल सिंह। बात करते हैं आगे, बात करते हैं 1814 में बीकानेर रियासत के राजा सूरज सिंह यहीं पे है। देखो इस चूरू किले से हमने पढ़ा था ना, चांदी के गोले दागे गए थे। देखो जब बीकानेर के जो राजा थे सूरज सिंह 1814 के अंदर इस चूरू किले के ऊपर क्या करते हैं, हमला करते हैं। हमला करते हैं तो उधर देखो देखिए चूरू किले पर हमला करते हैं। इस हमले के दौरान ठाकुर उस टाइम में भाई, जब ये 1814 में बीकानेर के जो शासक है भाई सूरज सिंह हमला करते हैं इसके ऊपर, तो उस टाइम चूरू के शासक कौन से हैं, ठाकुर शिवजी सिंह। शिवजी सिंह की सेना गोला बारूद खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, गोला बारूद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर आसपास की जनताओं से दरखास्त किया जाता है, वो चांदी देते हैं, उसको पिघला के चांदी के गोले दागे जाते हैं। तो पूछा जाता है ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें चांदी के गोले दागे जाते हैं, तो वो है भाई बीकानेर चूरू का युद्ध। ठीक है भाई, हाँ बात करते हैं किले के अंदर शिव जी ने गोपीनाथ जी का भी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक भाई, मंदिर बनवाया था। ठीक भाई, हाँ बात करेंगे 1871 की बात करें कि लड़ाई के बाद बीकानेर रियासत का हिस्सा बन गया। देखो ये बीकानेर भाई, इसको आपको पता है बीकानेर रियासत की पहले इसके ऊपर नजर थी। ठीक है भाई, 1814 में तो ये चांदी के गोले दागे थे, तो उनको पता चल गया भाई चूरू वाले की तो हैसियत बहुत ज्यादा ही बड़ी है। ठीक भाई, चांदी के गोले दाग सकते हैं, तो उस टाइम तो सेना पीछे हट गई, लेकिन इनकी नजर तो पहले चूरू के ऊपर थी। तो ये 1814 में तो ये चूरू को नहीं हथिया पाते हैं, लेकिन ये 1871 में ये चूरू को अपना, ठीक भाई, अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो ये 1871 में लड़ाई के बाद बीकानेर रियासत का हिस्सा बन जाती है चूरू। आगे बात सुने, देखो देखिए अब ये बीकानेर के अंदर चली गई। अब बात करते हैं 1948 में भाई, 1900 जब स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता तक वो बीकानेर की रियासत के अंदर ही रहती है। लेकिन जब आजादी के टाइम 1948 में पुनर्गठन के बाद बीकानेर से ये क्या हो जाता है भाई, अलग हो जाता है। भाई पुनर्गठन होता है आजादी के टाइम, तो ये 1948 में ये बीकानेर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर से चूरू बन जाता है। लेकिन बात यहां तक नहीं ठहरती, बात ठहरती है यहां तक 1 नवंबर 1956 को। डेट ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को ये चूरू को जिले का दर्जा मिल जाता है। 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान का जिला बन जाता है। ठीक है भाई, हाँ डिटेल में आगे देखेंगे, चिंता ना करो भाई, नोट कर लिया जाए। हाँ बात करते हैं आगे इतिहास के बारे में। देखो वो डिटेल में शॉर्टकट देखा था, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आपको पता है चूरू की स्थापना कौन करते हैं 1620 में, भाई 1620 में कौन करते हैं भाई, बताओ बताओ। 1620 में चूड़ाहोर जाट द्वारा इसकी स्थापना करते हैं। हाँ
अब देखो बाद में इनके ऊपर राठौड़ा का शासनकाल आ जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे युद्ध की बात करें तो यहाँ पे दुधवा खारा आंदोलन होता है। दुधवा खारा आंदोलन होता है, यह 1944-45 में होता है, चूरू में होता है। क्या यहाँ पे ठाकुर सूरजमल सिंह, कौन? सूरजमल सिंह द्वारा अत्यधिक कर लगाने के कारण ये आंदोलन होता है। दुधवा खारा आंदोलन क्यों होता है? जो यहाँ के जो शासक थे ठाकुर सूरजमल सिंह, ठीक भाई, हाँ, इनके द्वारा अत्यधिक कर लगाने के कारण यहाँ पे आंदोलन होता है। और इस आंदोलन भाई किसान लोग ही करते हैं भाई, ठीक भाई, तो ये किसान आंदोलन है। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं भाई? हनुमान सिंह द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। इस आंदोलन में प्रत्यक्ष नेतृत्व करता, ठीक भाई, प्रत्यक्ष रूप से कौन नेतृत्व करते हैं इस आंदोलन का? है ना, मग्गाराम वैद्य। हनुमान सिंह ने भाई, हनुमान सिंह ने बीकानेर जेल में, देखो इस आंदोलन के कारण, ठीक भाई इसका देखो जो दुधवा खारा आंदोलन था 1944-45 में चला था, तो उसका नेतृत्व में शुरुआत में तो कौन करते हैं? हनुमान सिंह करते हैं, लेकिन इनको बाद में जेल में डाल देते हैं। बाद में कौन आते हैं? इसका मागाराम वैद्य, ठीक भाई। तो हनुमान सिंह को बीकानेर जेल में 65 दिन भूख हड़ताल की, ये भूखे रहे थे। आप रह सकते हो क्या? 7 दिन में मर जाओगे भाई। जिसके कारण देखो, जिसके कारण हनुमान सिंह 4 जनवरी 1948 को हनुमान सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया था। आगे बात सुने, ठीक भाई। तो ये भूख हड़ताल एक तरह से भूख हड़ताल ही है। हनुमान सिंह जी बहुत बड़े आदमी थे जो ये 65 दिन तक भूख हड़ताल पर रहते, ना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था जेल के अंदर। लेकिन बाद में 4 जनवरी 1948 को हनुमान सिंह को जेल से रिहा करके इस आंदोलन को क्या किया था? समाप्त किया गया था, ठीक भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, दुधवा खारा आंदोलन कहाँ पे होता है? चूरू में होता है, ठीक भाई। इसके नेतृत्व कौन करते हैं? हनुमान सिंह जी। प्रत्यक्ष रूप से कौन करते हैं? मागाराम वैद्य, ठीक भाई, हाँ। किस कारण है? जो महाराजा ठाकुर जो सूरजमल सिंह है उन्होंने अधिक कर लगा दिया था, इसके कारण ये आंदोलन हुआ था। बात करते हैं, आपने अभी भी पढ़ा है चूरू एक प्रतिभाशाली व्यक्तियों की नगरी है, ठीक है। तो वो प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं हनुमान प्रसाद पोदार। हनुमान प्रसाद पोदार की बात करें अगर, तो ये चूरू जिले के मूल निवासी हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के ये संस्थापक हैं, ठीक भाई गीता प्रेस गोरखपुर का नाम सुना होगा, उसके ये संस्थापक हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याणमण का वर्षों तक संपादन किया था, ठीक भाई। एक तो ये गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक है। दूसरी बात है जो एक धार्मिक पत्रिका है कल्याण, उसका वर्षों तक संपादन किया था। इन्होंने भारत लेने से, देखो इनको भारत रत्न मिल रहा था भाई, ठीक है, हाँ, धर्म के क्षेत्र के कारण, लेकिन इन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। देखिए भाई आगे बात सुनने, तो पूछा जाता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भारत रत्न लेने से मना कर दिया? आज तक कोई था नहीं, तो यह है हनुमान प्रसाद पोदार, ठीक भाई, हाँ। बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया। ये भी भाई इनका जन्म भी सुजानगढ़ चूरू जिले में होता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 2004 में पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है, 2004 में पद्म श्री पुरस्कार। और इनकी रचनाएं हैं पाथल पीथल, ठीक भाई, धरती दोहरारी सुना होगा आपने, लील टांग्स, ठीक भाई, जमीरो धनी कोण, ठीक भाई, गिल गीता और एक मिंजर। ये आपके सामने इसकी क्या है भाई? कन्हैयालाल सेठिया की क्या है भाई? ये इसकी रचनाएं। इन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह कहाँ पे? वनफूल नाम से प्रकाशित हुआ था भाई। इसका पहला काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? वनफूल के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। अभी तो हमने 2 महान भावों की बात की, इनको तो देखो 2004 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। ये रचनाएं ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। पाथल और पीथल, धरती दोहरारी भाई ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की, ठीक भाई, लील टांग्स, जमीरो धनी कोण, ठीक भाई, गिल गिचिया और मिंजर,
ये आप रचनाएं भी याद रखोगे। ठीक है, तो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आगे बढ़े, देवेंद्र झाड़िया हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे शुरू में मैंने बताया था आपको देवेंद्र झाड़िया। देखो यहाँ पे ये देखो, देवेंद्र झाड़िया का संबंध यहाँ से चूरू जिले से है, देवेंद्र झाड़िया। तो इसी देवेंद्र झाड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो देखिए, पहले बात तो ये है, जेवेलियन थ्रो के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। जेवेलियन थ्रो के ये क्या है भाई, प्रसिद्ध खिलाड़ी है। पहले बात है किस गेम से संबंधित थे भाई, देवेंद्र झाड़िया किसे, जेवेलियन थ्रो से इससे संबंधित थे। और एथेंस पैरा ओलंपिक, एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 में इसने स्वर्ण पदक भी जीता था। अब बात करते हैं 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता था। ठीक भाई, 2 बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, 2004 2016 में। लेकिन ये 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था। 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता था। 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। देखो देखिए कितने अवार्ड हो गए इन्होंने, 2 तो स्वर्ण पदक हो गए, 1 रजत पदक हो गया और 1 मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। ठीक भाई, तो ये थे भाई देवेंद्र झाड़िया। अगर चूरू जिले से सवाल पूछा जाएगा तो इनके बारे में पूछा जाएगा। बात करते हैं कृष्णा पूनिया, तो इनके खेल के बारे में बात करें, किस खेल से संबंधित थे ये, डिस्क थ्रो से इनका संबंध था खेल से। इनका जन्म होता है भाई 5 मई 1977 को। ठीक भाई, देखो देखिए बात करते हैं 2004 में है दोहा एशियाड ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आगे बात में देखो, इतिहास काल तो कुछ नहीं रहता है, केवल वो चूरू जिले के ऊपर आक्रमण वाला रहता है जिसमें चांदी के गोले दागे जाते हैं। ठीक भाई, हाँ बाद में तो ये बीकानेर के अंदर चला जाता है। इतिहास काल देखो ये है चूरू का जो वर्तमान है। ठीक भाई, 2004 में दोहा एशियाड ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और भारत सरकार द्वारा 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह वर्तमान में शार्दलपुर चूरू से विधानसभा सदस्य, देखो अभी वर्तमान में ये शार्दलपुर जो चूरू है वहां से ये विधानसभा सदस्य हुए। और ये 14 फरवरी 2022 से राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। आगे बात में, हाँ भाई ये है कृष्णा पूनिया। बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य। देखो देखिए, गुरु द्रोणाचार्य गोपालपुरा, ठीक भाई, गोपालपुरा को वर्तमान में द्रोणापुर भी कहते थे। देखो अभी जो पढ़ रहे हो ना आप गोपालपुरा, उसको हम वर्तमान में द्रोणापुर भी कहते थे। देखो देखिए क्यों, यहाँ पे ताल छापर अभ्यारण्य में गुरु द्रोणाचार्य की क्या है, तपो स्थली है। तो पूछा जाता है बेस, गुरु द्रोणाचार्य की तपो स्थली कहाँ पे है, कौन से अभ्यारण्य में है भाई, ताल छापर अभ्यारण्य। बस ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले के अंदर है, इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है भाई, हाँ लेकिन गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, जो गोपालपुरा है उसको वर्तमान में हम द्रोणापुर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कर्नल किशन सिंह राठौड़। कर्नल किशन सिंह राठौड़, इनके बारे में बात करें तो भारत सरकार द्वारा इन्हें सर्वप्रथम महावीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया था। तो अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम महावीर चक्र प्रदान प्राप्त करने वाले कौन थे, तो वो कर्नल किशन सिंह राठौड़ थे जो चूरू जिले के हैं। ठीक भाई, बात करते हैं कंगना कांड। देखो यहाँ पे एक कांड भी होता है, कंगना कांड। ठीक भाई, जो रतनगढ़ चूरू में होता है 1946 में, लेकिन इसका संबंध बीकानेर प्रजामंडल से होता है। जब बीकानेर पढ़ेंगे तो उसके बारे में। ठीक भाई, हाँ हाँ भाई नोट कर लिया आप लोगों ने। भाई ये कंगना कांड होता है भाई, गोपाल सिंह होते हैं वहाँ पे बीकानेर के प्रजामंडल के शासक। तो ये जो बीकानेर का गांव है एक कांगड़ा, कांगड़ा, वहाँ पे ये कांड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रजामंडल की क्या होती है, थोड़ी तानाशाही ज़्यादा बढ़ जाती है, जोर जुलम, ठीक भाई, ये ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, कर वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कांड होता है। ठीक भाई,
देखो देखिए, बात करें आगे चूरू के बारे में, थोड़ी चूरू के बारे में, कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो देखिए, हम मरुस्थल का प्रवेश द्वार, हमें अभी भी पढ़ा था मरुस्थल का प्रवेश द्वार, गेटवे टू थार डेजर्ट। ठीक है भाई, तो ये इंग्लिश में बात होगी तो हिंदी में क्या बोलेंगे हम, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। भाई हमें इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन हम ये बोलेंगे मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या है, चूरू जिले को हम कहते हैं। रामदेव राव मालदेव ने यहाँ पे कालेरा का बास बसाया था, का नाम, देखो राव मालदेव ने कालेरे का जो बास है का नाम चूरू रखा था। पहले अगर पूछ लिया जाए चूरू का पुराना नाम क्या है, कालेरा का बास। ठीक है भाई, हाँ। तो राव मालदेव पता है आपको, हाँ, बीकानेर के शासक राव मालदेव ने इसको नाम, कालेरे का बास का नाम चूरू रखा था। ठीक भाई, यहाँ पे खारे पानी की ताल छापर झील है स्थित है, और यहाँ पे ताल छापर अभ्यारण्य भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक भाई, हाँ। तो अगर पूछ लिया जाए, देखो ताल छापर अभ्यारण्य, तो यहाँ पे आपको पता है ये ब्लैक काले हिरणों के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। लेकिन इसको ताल छापर अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था, 11 मई 1966 को। मालजी हवेली भी है यहाँ पे, जो ओसवाल जैन व्यापारियों ने बनाई थी। ठीक भाई, मालजी हवेली यहाँ के अंदर, यहाँ पे स्थित है चूरू जिले के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, मालजी हवेली जो ओसवाल जैन व्यापारियों ने बनाई थी। कोठारी हवेली है, जिसको हम मालजी का कमरा भी कहते, इसके अंदर देखो कोठारी हवेली के अंदर, कोठारी हवेली के अंदर देखो मालजी हवेली है ना, ओसवाल जैन, जो जैन व्यापारियों ने बसाई थी। कोठारी हवेली के अंदर एक मालजी का कमरा भी स्थित है। ठीक भाई, पूछा जाता है मालजी का कमरा कहाँ पे है, कोठारी हवेली के अंदर। तो 1925 में ओसवाल जैन व्यापारियों ने इसको बनवाया था। सुराना हवेली, इसको 1870 में, इसको हम राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। सुराना हवेली को हम राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। ये 6 मंजिला है और 1111 खिड़कियां व दरवाजे हैं। देखो देखिए, थोड़ी नजर डाल लें यहाँ पे, देखो देखिए, मालजी हवेली पड़ा था, मालजी हवेली जिसको हमने ओसवाल जैन व्यापारियों ने बसाया था। कोठारी हवेली, कोठारी हवेली की बात करें, देखो देखिए, हाँ, देखो ये मालजी का कमरा है, ये मालजी का कमरा है जो कोठारी हवेली के अंदर स्थित है। हमने पढ़ा था सुराना हवेली, जिसको हम, देखो सुराना हवेली को हम राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। कौन सी को, इस सुराना, इसको दूसरा हवा महल भी कहते हैं। वो चूरू का किला हो गया, और ये जेठानी का जोर, वो ये घंटाघर भी पढ़ेंगे हम। ठीक भाई, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, एक तो ये बात, और एक ही सेठानी जी का जोर यहाँ पे भी स्थित है, सेठानी का जोहर। 8 खंभों वाली छतरियां यहाँ पे है चूरू के अंदर। गोगा जी, आपको पता है जन्म स्थली है, गोगा जी महाराज का मेला यहाँ पे बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को, यहाँ पे बढ़ता है गोगा नवमी के दिन। ठीक है, गोगा नवमी से 11 तक दो, ठीक है, 2 दिन तक बढ़ता है। और गोगा जी की जन्म स्थली की बात करें तो ये है ददरेता। ठीक भाई, ददरेता चूरू जिले के अंदर है। यह है गोगा जी की जन्म स्थली ददरेता। समाधि स्थल की बात करें तो गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ जिले के अंदर गोगा मेड़ी के अंदर इनकी क्या है, समाधि स्थल है। ठीक भाई, पास में ही है हनुमानगढ़। ठीक है, तो गोगा जी का जन्म तो चूरू में होता है, लेकिन समाधि कहाँ पे होती है भाई, हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेड़ी। ठीक है, सालासर बालाजी का मेला भी बढ़ता है, आपको पता है चैत्र पूर्णिमा अप्रैल और आज, देखो अप्रैल में भी बढ़ता है, अप्रैल में कब, चैत्र पूर्णिमा को। और आषाढ़ पूर्णिमा अक्टूबर के अंदर आती है, आषाढ़ पूर्णिमा को भी बढ़ता है। आपने अभी भी पढ़ा है, देखो यहाँ पे एक स्थान है दुधवा खरा, अभी कांड पढ़ा था ना आपने, आंदोलन, हाँ, तो दूधवा के अंदर ही तो हुआ था। तो ये दूधवा खरा है, तो ये ऊँटों की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भाई, तो दूधवा चूरू का कौन सा क्षेत्र है जो ऊँटों की सवारी के लिए प्रसिद्ध है, दूधवा खरा। देखो, हाँ भाई, आपने पढ़ा ना दूधवा खरा आंदोलन यहीं पे तो हुआ था। और ये क्षेत्र क्या है, ऊँटों की सवारी के लिए क्या है भाई,
प्रसिद्ध है। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे आगे यहाँ पे एक घंटाघर भी स्थित है सरदार शहर के अंदर। ठीक है, चूरू के अंदर घंटाघर भी स्थित है। मालजी हवेली भी देखिए आपने, बहुत शानदार है। चूरू का किला भी है, जेठानी का जौहर भी है, और मालजी का कमरा भी है, और सुराना हवेली भी है, जिसको हम राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। सवाल इन दोनों से पूछा जाता है। ठीक है भाई, हाँ ले क्या। देखो भाई बात करते हैं आगे, सालासर बालाजी का मंदिर, बार बार आपको बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे जो मंदिर है, ढाडी मूछे वाला हनुमान जी की पूजा की जाती है। यहाँ पे ढाडी मूछे वाले हनुमान जी की यहाँ पे क्या की जाती है भाई, पूजा की जाती है। ठीक है, ढाडी मूछे वाले हनुमान जी की यहाँ पे पूजा की जाती है। मेला लगता है चैत्र में पूर्णिमा को, यहाँ पे मेला बढ़ता है। और आपको सालासर बालाजी का तो मंदिर है ही है यहाँ पे, लेकिन तिरुपति बालाजी का मंदिर भी चूरू के अंदर है। उद्घाटन कब होता है, 1900 ठीक भाई 94 में भैरो सिंह शेखावत द्वारा इसका उद्घाटन होता है। ठीक भाई, ददरेवा ये गोगा जी की क्या है, शीर्ष मेड़ी या जन्म स्थली भी बोल सकते हो, शीर्ष मेड़ी है। यहाँ पर मेला बहादुर पर्द कृष्ण नवमी को आयोजित होता है और 11 तक बढ़ता है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम समान रूप से गोगा जी को आराध्य देवता मानते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए वे कौन से देवता है जिसको हिंदू और मुस्लिम समान रूप से अपने आराध्य देवता मानते हैं, तो गोगा जी। ठीक भाई, हाँ सुराना हवेली अभी भी पढ़ा आपने, सुराना हवेली जिसको हम राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। ये शेखावटी का हवा महल। ठीक है, ये शेखावटी का तो हवा महल हो गया, लेकिन ये राजस्थान का दूसरा है, क्योंकि राजस्थान का पहला तो जयपुर में है। ठीक भाई, इसमें 1111 ठीक भाई 1111 दरवाजे और खिड़कियां हैं। जेठानी का जोहड़ हमने पढ़ा था, जेठानी का जोहड़ और कोठारी हवेली भी यहाँ पे स्थित है, अभी भी पढ़ा था हमने। देखो देखिए बिना देसर का किला, बिना देसर का किला ये भी यहाँ पे स्थित है। इसका निर्माण गंगा सिंह के काल में, गंगा सिंह के काल में ठाकुर दुल्हे राय सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे कौन से धर्म की बात करें, धर्म स्तूप की बात करें, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति मिल जाएगी आपको, बुद्ध की, महावीर की, गुरु नानक की और शंकराचार्य की मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई है। बात करते हैं अन्य हवेलियों की, तो यहाँ पे मंत्रियों की हवेलियां चूरू के अंदर है, राम निवास हवेली चूरू के अंदर है, खेम का सेठों की हवेली चूरू के अंदर है, पारखों की हवेली चूरू के अंदर है, दानचंद चोपड़ा की हवेली चूरू के अंदर स्थित है। रावत का कांथल स्मारक, अगर पूछ लिया जाए रावत का कांथल स्मारक कहाँ पे है, चूरू के अंदर। ठीक है, मालजी का कमरा अभी भी पढ़ा था ना, ये मालजी का कमरा इंपोर्टेंट है। हाँ, इसका निर्माण कौन करवाते हैं, 1920 में सेठ मालचंद द्वारा फ्रांस की स्थापत्य शैली के, देखो फ्रांस की शैली से इसका निर्माण करवाते हैं। ठीक भाई, हाँ तो ये है मालजी का कमरा, ये ध्यान रखना भाई। बात करते हैं आगे, कबूतर नृत्य पूछा जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू जिले का कबूतर नृत्य प्रसिद्ध है। नहाटा संग्रहालय कहाँ पे है, चूरू के सरदार शहर में स्थित है। चूरू के किला अभी पढ़ा था हमने, चूरू का किला, इसका निर्माण कौन करवाते हैं, ठाकुर कुशल सिंह। ठीक भाई, 1739 में इसका निर्माण करवाते हैं कुशल सिंह। बीकानेर जो महाराजा सूरज सिंह, आपको पता है सूरज सिंह इसके ऊपर आक्रमण करते हैं 1814 में, तो गोले खत्म हो जाते हैं, फिर चांदी के गोले ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले दागते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम शासन कौन करते रहते हैं, शिव सिंह। चंदन की कलाकारी की अगर पूछ लिया जाए तो वह चूरू की प्रसिद्ध है। चूरू की क्या प्रसिद्ध है, कबूतर नृत्य और चंदन की कलाकारी। सहावा, चूरू का सहा की बात करें तो ये सिख धर्म से संबंधित है। यहाँ पे सिख धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मेला यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक भाई, सहावा के अंदर। चूरू में लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान स्थित है। ठीक भाई, हाँ भाई, भाई इसको नोट कर लिया जाए। देखो देखिए बात करें भाई, अब हम बात कर रहे हैं, देखो हमने अभी भी तो चूरू की बात की है मैंने। ठीक है भाई, अब हम बात कर रहे हैं तहसील वाइज। ठीक भाई, किस तहसील की क्या विशेषता है। अगर बात करें भाई राजगढ़,
राजगढ़ शहर शेखावटी का हिस्सा है, पूरा चूरू ही शेखावटी का हिस्सा है, तो राजगढ़ तो होगा ही होगा। पहले बात तो ये, इस शहर का नाम बीकानेर के महाराज राज सिंह प्रथम के नाम पर पड़ा था। ठीक भाई, राजगढ़ का नाम जो बीकानेर के जो महाराजा है राज सिंह प्रथम, इनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, राजगढ़। आठवीं 18वीं तो सॉरी 18वीं शताब्दी में महाराजा राज सिंह प्रथम ने यहाँ पे गेट राज फोर्ट का निर्माण करवाया था, यहाँ पे ग्रेट राज फोर्ट का यहाँ पे निर्माण करवाया था। ठीक भाई, तो पूछ लिया जाए राजगढ़ के अंदर ग्रेट राज फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ पे हाँ राज सिंह प्रथम ने। बीकानेर के जो महाराजा है शार्दुल सिंह के लिए इसे शार्दुलपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक भाई, तो इस राजगढ़ को हम शार्दुलपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो रतनगढ़ की बात करें तो यहाँ पे रतनगढ़ की स्थापना करते हैं भाई जो बीकानेर के जो महाराजा है सूरज सिंह इसकी स्थापना करते हैं रतनगढ़ की। ठीक भाई, 1798 में। रतनगढ़ को पहले कोलासर कहा जाता था, रतनगढ़ को पहले कोलासर कहा जाता था। देखो बात करते हैं सुजानगढ़ में, आपको पता है तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, सुजानगढ़ तहसील के अंदर है। बात करते हैं तारानगर तहसील के बारे में, तो यह महाभारत काल का तारानगर, देखिए ये महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत काल का तारानगर का श्याम पंडितिया मंदिर यह एक प्रसिद्ध है, श्याम पंडितिया मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। बात करेंगे इसका इतिहास द्वापर युग से, देखो इसका इतिहास द्वापर युग से भी इसका इतिहास पुराना है। ठीक है भाई। बात करते हैं महाभारत के युद्ध में विजय के बाद युधिष्ठिर के तिलक समारोह के लिए कुंती पुत्र भीम मंदिर के पुजारी श्याम पंडितिया को बुलाने आए थे। देखो यहाँ पे ये श्याम पंडितिया आपको पता है ना, तारानगर के अंदर श्याम पंडितिया का मंदिर प्रसिद्ध है। और ये श्याम पंडितिया कौन है, जो आपको पता है महाभारत का युद्ध होता है उसके बाद में युधिष्ठिर, ठीक भाई, विजय हो जाती है तो उनके राज तिलक के लिए कौन से पंडित को बुलाया जाता है, श्याम पांड्या को बुलाया जाता है। आगे बात सुने, तो ये श्याम पांड्या है, इनका मंदिर तारानगर के अंदर स्थित है। ठीक भाई। बात करते हैं तारानगर का साहवा, अभी पढ़ा था ना साहवा, जो तारानगर का जो साहवा है में गुरुद्वारा है जहां 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह आए थे। ठीक भाई। हाँ, साहवा के अंदर, साहवा को देखो हम अपने पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग के कारण भी बहुत लोकप्रिय है। आगे बात समझ, तो ये तारानगर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। श्याम पांड्या मंदिर यहाँ पे भी स्थित है। आगे बात करते हैं सिद्धमुख तहसील के बारे में बात करें तो ये कस्बा जाटों की क्या थी भाई, राजधानी रही है। जब राठौड़ राव बिका के नेतृत्व में 15वीं शताब्दी के अंत में जांगल प्रदेश में अपना, आपको पता है जब हमने बीकानेर पढ़ा था तो राव बिका जोधपुर से नाराज होके बीकानेर के अंदर आ जाते हैं। ठीक भाई, जांगल प्रदेश के अंदर नाराज होके फिर वो बीकानेर की स्थापना करते हैं। तो वही बात है, जब राठौड़ राव बिका के नेतृत्व में 15वीं शताब्दी में अंत में जांगल देश में अपना शासन फैला रहे थे, उस समय कस्बा जाट जांगल, ठीक भाई, जांगल देश के लगभग 400 गांवों पर शासन कर रहे थे। जब जांगल प्रदेश के अंदर अपना शासन फैला रहे थे उस टाइम यहाँ पे जो कस्बा जाटों का क्या था, यहाँ पे साम्राज्य था और कम से कम यहाँ पे 400 गांवों तक पर ये शासन कर रहे थे। कंवरपाल कस्बा उनका राजा था। कौन? कंवरपाल कस्बा उनका क्या था भाई, राजा था। ठीक भाई। हाँ, कस्बा लोग धैर्य से लड़ने वाले योद्धाओं के रूप में जाने जाते हैं, मतलब धैर्य रखते थे अपनी लाइफ में, पेशेंस रखते थे। बिदासर तहसील के बारे में बात करें तो बात करते हैं मानकसर, तो यहाँ पे मानकसर तालाब में तैरने वाले हंस और विदेशी साइबेरियन प्रवासी पक्षी यहाँ पे
आकर्षण का प्रमुख कारण है। बिदासर के अंदर एक तालाब है जहाँ पे मानकसर तालाब है, यहाँ पे हंस आते हैं और विदेशी साइबेरियन प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे। ठीक भाई। हाँ, तो बिदासर का नाम बिदावत राठौड़ों के नाम पर रखा गया था। बिदावत राठौड़ों के नाम पर रखा गया था, जो राव जोधा के बेटे बिदा के वंशज है। ठीक भाई। अब बात कर लेते हैं सरदार शहर के बारे में। सरदार शहर, यहाँ पर घंटाघर एशिया का दूसरा, हमने पढ़ा था ना सरदार शहर, यहाँ पे घंटाघर स्थित है और जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा घंटाघर है। आगे बस में, और इसकी ऊंचाई है 66 फीट। ऊंचाई कितनी है? 66 फीट है। और मीनार की लंबाई करीब 35 फीट है इसकी। और इस घंटाघर का निर्माण कौन करवाते हैं? टांटिया परिवार ने 1972 में करवाते हैं। ठीक भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, एशिया का दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? सरदार शहर। ठीक भाई, जिसकी ऊंचाई है 66 फीट है। ठीक है, और इसकी मीनार की ऊंचाई बात करें तो 35 फीट है। बात करते हैं, यहाँ पे गांधी विद्या मंदिर भी स्थित है सरदार शहर के अंदर, और यहाँ पे इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर भी स्थित है, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ समाधि स्थल शांतिपीठ। ठीक भाई, आचार्य श्री महाप्रज्ञ की समाधि स्थल भी यहाँ पे सरदार शहर के अंदर स्थित है। एक बात कर लेते हैं, लास्ट बात है, अगर भूगोल की बात करें इसके बारे में, तो अब बात करें भूगोल के बारे में, तो यहाँ पे है सिंचाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। कौन सी? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है जो नोहर साहवर, ठीक है, साहवा लिफ्ट नहर, इसका दूसरा नाम साहवा लिफ्ट नहर है, जो नोहर इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर योजना से जिले में पूरी सिंचाई होती है। ठीक भाई। देखो देखिए, एक और है, एक तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, और यहाँ और है दूसरी है आपणी परियोजना। ठीक है, ये परियोजना जर्मनी की सहायता से शुरू की गई थी, और इस परियोजना से चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ जिले को जल आपूर्ति होती है। ठीक भाई, 2 नहरें इसके अंदर, और आपको पता है ये नदी विहीन जिला है। ताल छापर अभ्यारण्य आपको पता है चूरू जिले के अंदर है। यह अभ्यारण्य काले हिरणों व कुरंजा पक्षियों हेतु प्रसिद्ध है। दोनों ध्यान रखना है, काले हिरणों और कुरंजा पक्षियों हेतु प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य मोतिया साइप्रस घास हेतु भी प्रसिद्ध है। मोतिया, बारीक बारीक टाइप का मोतिया साइप्रस घास हेतु भी ये प्रसिद्ध है। बात करते हैं यहाँ पे मिट्टी की, चूरू की, तो यहाँ पे रेतीली किस्म की मिट्टी पाई जाती है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चूरू जिले में कोई नदी नहीं बहती है, नदी विहीन है, कोई बात नहीं। सर्वाधिक, ये इंपोर्टेंट ध्यान रख लेना आप, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू है। आगे बात सुनने, जिले की बात करें तो यहाँ पे सुजानगढ़ झील है, ताल छापर है, और पड़िहारा रण यहाँ पे झील है। चूरू देखो, बिसाऊ जल प्रदाय योजना, चूरू बिसाऊ जल प्रदाय योजना, इस योजना से चूरू और झुंझुनू जिले को जल आपूर्ति होती है। जलाशय की बात करें तो यहाँ सीढ़ी नुमा कुएं मिलते हैं। अगर पूछ लिया जाए सीढ़ी नुमा कुएं कहाँ के प्रचलित हैं, तो वो है चूरू की। ठीक भाई। राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना, अरे सिद्धमुख तो तहसील होगी, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना, ये चूरू जिले के तारागढ़ तहसील को सिंचाई, ठीक भाई, तारागढ़ तहसील को सिंचाई के लिए सुविधा प्राप्त होती है। भाई ये है इसका भूगोल, लेकिन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो बात ये, ठीक है, पहले बात तो आपको ये ध्यान रखनी है इसमें। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ताल छपर याद रख लेना, ठीक है, अरे क्या है, ताल छापर याद कर रखने हैं, ठीक है भाई। और तो कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बेस ये 2 बातें ध्यान रख लेना, ठीक भाई। देखो भाई, तो भाई हमारा जो प्यारा सी जो सेक्रेटरी क्षेत्र का जो चूरू जिला था वो हमने बिल्कुल पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट जिले में जरूर मिलेंगे, आप सभी लोग पधारोगे, ठीक है। हाँ, पेशेंस देखो, देखिए यहाँ के आपको पता है जाटों के अंदर पेशेंस था, ठीक है, तो आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए और रेगुलरिटी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं एक क्लास ले ली दूसरी नहीं ली, ठीक भाई, हाँ रोज एक क्लास लेनी है आप लोगों को, ठीक भाई। तो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है,
तब तक टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बाय।